हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज में स्वागत है। हमारा टैगलाइन है पढ़ो कहीं परखो यहीं। अर्थात अगर आपको पढ़ना है पढ़िए कहीं भी, लेकिन आपको एक जेन्युइन प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एक बार ईडू संधान टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। अभी बिहार दरोगा की वैकेंसीज आने वाली है और इसके लेकर बिहार दरोगा के लिए हमारी टीम ने बिहार दरोगा पिस्टल सीरीज करके एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो है टोटल 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 5वां प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे। अगर आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो सेशन में देखेंगे ही, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, रैंक कितना रहा, कटअप कितना रहा, सारा चीज का विश्लेषण हम इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भी इस प्रैक्टिस सेट में शामिल होना है और रैंक लिस्ट में शामिल होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट कंडक्ट कराया जाता है तो उसका पीडीएफ पहले उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही साथ पीडीएफ के साथ एक ओएमआर लिंक भी दिया जाता है, जहाँ पे आप पीडीएफ के थ्रू आप प्रैक्टिस सेट देंगे और अपने ओएमआर को इस ओएमआर में अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका ओएमआर हमारे पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से देखिए, यहाँ मुकेश शर्मा है, सूरज कुमार यादव है, सूरजकांत वर्मा है, तो इन लोगों का ओएमआर हमारे पास पहुंच चुका है। और जैसे ही आप लोगों का ओएमआर पहुंचता है तो यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है और इवेलुएशन के हिसाब से आपका रैंक लिस्ट तैयार किया जाता है। तो हम देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट संख्या 5 जो है इस वीडियो सेशन में कवर किया गया है, वे जो लाइव टेस्ट हुआ था तो लाइव टेस्ट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले देखते हैं हम मार्क्स यानी कटअप कितना रहा। तो यूआर के लिए जो है 128 से लेकर 133 रखा गया है कटअप। अगर आपका मार्क्स इसके बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% है, वहां से कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 125 से 130 है। ईबीसी के लिए जो है 121 से 126 रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 119 से 124 है। एससी के लिए 112 से 117 है और एसटी के लिए 114 से लेकर 119 यहाँ पे कटअप तय किया गया है। जो कटअप तय किया जाता है वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी के हिसाब से तय किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा फीमेल कैटेगरी का भी यहाँ पे कटअप जारी कर दिया गया। ये बात करते हैं टॉपर्स का। तो व्यूअर कैटेगरी में जो टॉप किया है उसका मार्क्स जो है रहा है 156.6। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 173.6, ओबीसी में 173.6 ही आया था। वही बात करते हैं ईबीसी में तो 154.8 रहा। बात करते हैं एसी कैटेगरी में तो एसी कैटेगरी में 164.8। इसी प्रकार से बाकी सारे कैटेगरी के यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। अब देखते हैं रैंक लिस्ट को। तो आज के टॉपर है रॉकी गुप्ता। ठीक है, रॉकी भाई ओके। तो रॉकी गुप्ता आज के टॉपर है। और रॉकी गुप्ता और साथ साथ प्रभात कुमार भी, इन दोनों का मार्क्स जो है एक ही आया है, 173.6 और 173.6। कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे आपने जो है टॉप किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे स्थान पे है पंकज सिंह है, जो कि भोजपुर से है। धनंजय कुमार है, ये वैशाली से है। संतोष कुमार औरंगाबाद से है। संदीप कुमार है, ये ईस्ट चंपारण से, पूर्वी चंपारण से आ गए हैं। अमरदीप कुमार है, कटिहार से है। यादव हरि जो है वेस्ट चंपारण से है, जबकि कैलाश जो है मधुबनी से है। ये जो है टॉप 9 हुए। टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 यानी यहाँ पे 10वें स्थान पे है आमिर सोहेल है, 11वें स्थान पे रमन शर्मा है और 12वें स्थान पे ये कौन है जी, एकेएस। माँ बाप ने कितना अच्छा नाम आपका रखा होगा, तो आप जो है अपने नाम को जरूर लिखिए, छुपाने की बात नहीं है। ऐसे बताइए तो सही क्या रखे हैं माँ बाप ने आपका नाम, तो ऐसे छुपाइए नहीं, ये जो है अच्छी बात नहीं है। तो आप अपना नाम जो है ना स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा कीजिए, नहीं तो अगली बार से आपको रैंक लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो है 13 स्थान पे है, 13वें स्थान पे जो है पम्मी रॉय है। इसके अलावा जो है 14वें पर है यहाँ पे संदीप कुमार यादव जी 96। ये जो 96 और एसआई जो है ये यहाँ कृपया नहीं लिखा कीजिए, ये आपका समझ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, आप एसआई बनना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे मत लिखिए। संदीप कुमार कितना अच्छा तो नाम है। बात करते हैं वहीं 15वें स्थान पे मनीष कुमार है। 16वें पर है वेद प्रकाश। 17वें पे है विकास कुमार। 18वें पे है नवीन कुमार जो कि भागलपुर से है। 19वें पे है आपको विकास रोबिन है और 20वें स्थान पे जो मनीष सहगल है। तो ये जो है टॉप 20 के लिस्ट होंगे। इसके अलावा जो है ये सारे चीज जो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनका यहाँ पे नाम है और साथ साथ उनका मार्क्स है, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बिहार के अलग अलग जिले से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस सेट लाइव प्रैक्टिस सेट में आप पार्टिसिपेट करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों के बीच में अगर सेट बनाते हैं ना तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपका तैयारी कैसे है वो जान सकते हैं। क्या होता है घर में जो है
गाँव में देखते होंगे कोई बैल रहता है, तो बैल जो है अपने दरवाजे पर रहेगा तो कहेगा अरे वाह! हम तो कितने सुंदर हैं और कितने मजबूत हैं। लेकिन जैसे ही वो मेला में उतरता है तो देखता है अरे तेरी के! यहाँ तो बहुत बड़का-बड़का बैल है। नहीं मतलब बैल यहाँ पे उस सेंस में नहीं समझिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो तो आप जो है प्रैक्टिस सेट दीजिए और भीड़ में आइए और यहाँ पे सारे लोगों के बीच में प्रैक्टिस सेट बनाइए, तब मज़ा आएगा। आपका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आपको वहाँ पे रियल एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या है, क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है, इन सारी चीज़ों की बात में अगर आप सजेशन या कोई कमेंट साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको मार्क्स कितना रहा, रैंक्स कितना रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए, अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं आज के प्रैक्टिस सेट के लिए वो क्या है, हम इस वीडियो सेशन में आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, जयपुर, इंदौर और वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर में हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय के अगुवाई में किया गया था। प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी तिथि को 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भारतीय के यात्रा पे। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे समिति दिया गया है और उससे संबंधित क्षेत्र है। यहाँ दिया गया है प्रश्न में इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है उनको बताना है। ऑप्शन ए में है गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, बी जो है जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार। यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोस्वामी, जानकी रमन और मल्होत्रा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, जो कि तारोपर समिति जो है, तारोपति समिति जो है पूंजीगत खातों में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई एक समिति थी, जो कि बैंक ग्राहक ग्राहक सेवा जो दिया गया है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होना जाना चाहिए था? पूंजीगत खातों में रुपयों की परिवर्तनीयता। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? यानी जब हरित क्रांति हुआ, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो जब हरित क्रांति हुआ तो उसके बाद गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ कितना जो है वृद्धि या कितना जो है अंक प्राप्त हुआ था, कितना जो है किलो वहां पे उत्पादन किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। 1200, 1500, 2000 और 3000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यह लगभग जो पहले उत्पादन होता था उसका यह लगभग 3 गुना था। वर्तमान की हम बात करते हैं तो जो 2020-21 में जो आंकड़ा लिया गया था उसके अनुसार गेहूं की पैदावार अब जब बढ़कर जो है 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 है, किसके अनुसार दाब उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर यह कार्य करता है? ऑप्शन दिया गया है पास्कल का नियम, हुक का नियम, गैलुशाक का नियम और न्यूटन का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार ही दाब उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। जैसे ये जो है पास्कल ने, इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था आपका ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने जो है फ्लूइड मैकेनिज्म जो तरल यांत्रिकी होता है, इन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान काफी दिया था। तो जो फ्लूइड मैकेनिज्म था उनमें एक ये सिद्धांत था, उसमें कहा गया था कि एक सीमित अपरिमेय तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर एक दाब परिवर्तन पूरे तरल पदार्थ में प्रसारित हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे लेते हैं सीमित कोई हम तरल ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे प्लास्टिक ले लीजिए और इसमें आप पानी डाल देते हैं। कहीं भी आप अगर छेद कर देते हैं तो इसका प्रसारण क्या हो जाएगा? इसका जो बल जो लगेगा वो सारे बल इस सभी जगह से यहाँ पे लगेगा। तो यही प्रश्न में यहाँ पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। अब प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 2 नवंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न में दिया गया है कि देश के में वर्तमान में
महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? जैसे यहाँ पे होते हैं ना नवरत्न कंपनियाँ, महारत्न कंपनियाँ होती है, मिनी रत्न कंपनियाँ होती है, तो इसमें पूछा गया है कि अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए 15, 12, 9 और 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, डी तो यानी 11 पहले था, अभी ये बढ़ के हो गया 12 हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। अभी महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है, जबकि वहीं बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की तो ये 14 थे। ये पहले 11 ही थी, लेकिन हाल ही में आरईसी जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार से अभी टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। आप ये भी याद रखिएगा, सेल है, ओएनजीसी है, आईओसी है, तो इस प्रकार से टोटल 12 ऐसी कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियां हैं। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से बताया कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है या नवरत्न कंपनियां नहीं है। तो इस प्रकार से इन सबको भी आप नोट डाउन करेंगे और इसे देखते रहेंगे। चलिए, अब प्रश्न संख्या 7 यहाँ पूछा गया है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न पे जो है 100% लोगों का जो है इसमें यहाँ पे गलत आंसर आया हुआ है। यहाँ प्रश्न पूछा क्या गया था और आप लोगों ने जवाब क्या दिया है उसको समझिए। सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है न्यूनतम समर्थन कीमत। यह प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत, निर्गत कीमत और सीलिंग कीमत। इसका सही उत्तर हो जाएगा वसूली कीमत कहलाता है। अब देखिए, न्यूनतम समर्थन कीमत जिसे एमएसपी बोलते हैं ना, ये क्या होता है? ये जो होता है, एक सरकार क्या करता है, हर एक खाद्यान्न के लिए, गेहूं है, बजरा है, ज्वार है, उसके लिए क्या करता है, यहाँ पे मिनिमम जो है रेट फिक्स करता है। और यह रेट के ऊपर, ये तो मिनिमम हो गया, इसके ऊपर खरीदारी की जा सकती है। तो ये तो जो है न्यूनतम समर्थन कीमत के नाम से जाना जाता है। वहीं वसूली कीमत क्या होती है? यह वह कीमत होती है जिस पर सरकार कृषकों से कृषि आय का क्रय करती है। यह सरकार इसलिए क्रय करती है ताकि जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होता है, जो कि आपका जो डीलर होता है, डीलर के यहाँ से आपको गेहूँ, चावल, दाल जितने गाँव लोगों को मिलते हैं ना, तो उसको जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे सरकार जो है वसूली कीमतें पर किसानों से अनाज खरीदती है। यह कीमत जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी बोलते हैं, एमएसपी से क्या होता है, यह ऊंचे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसूली कीमत। यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन। चलिए, अब प्रश्न संख्या 8 है, बक्साइड अयस्क क्या है? यहाँ पे किसका है बक्साइड, जो किसका है? इसका ऑप्शन दिया गया है सीसा का, तांबा का, जस्ता का और एल्युमिनियम का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है? एल हो गया, इसका संकेत होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो बक्साइड क्या है? एल्युमिनियम का है। वहीं सीने बार पूछा जाता तो सीसा का हो जाता। ठीक है, तो इसमें बक्साइट जो है, इसका क्या होता है, रंग जो है लोहांश की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। इसी के आधार पर ये जो है लोहा का जो अंश होगा यानी लोहांश है, तो इस पर जो है सफेद, गुलाबी या लाल रंग का यह पाया जाता है। अब देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, लोलक की कला अवधि। ठीक है, आवर्तकाल का जो यहाँ पे कालावधि, टाइम पीरियड जो है किस पर निर्भर करता है, यह पूछा गया है। द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पे और तापक्रम पे। अब समझिए, यहाँ पे जो लोलक की जो कालावधि, जो टाइम पीरियड होती है, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। अब यहाँ देखिए, 2 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है? या तो लंबाई पे डिपेंड करता है, या नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी तो सही हो जाएगा। लेकिन अब समझते हैं इसके, अब इस प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ प्रश्न पूछ देखिए, यहाँ पे टी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एल हो गया। और एक टी बराबर जो हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/जी हो गया। तो रेसिप्रोकल है, टी का संबंध यहाँ जी के साथ क्या है? रेसिप्रोकल का है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का है। और जबकि वही जो है एल के साथ, लंबाई के साथ क्या है? समानुपाती का है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे ही हम एल बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मानते हैं हम, एल पहले क्या था? 1 था, और जी का मान भी हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे टी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एल का मान मानते हैं 4 कर दिए, और जी का तो कांस्टेंट यहाँ रखने देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे हमारा एल बढ़ रहा है, वैसे वैसे टी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे लंबाई घटेगा वैसे वैसे आवर्तकाल भी घटेगा। लेकिन जी के क्षेत्र में क्या है? यह रेसिप्रोकल का है, व्युत्क्रमानुपाती का है। जैसे जैसे जी यहाँ पे घटेगा तो टी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। और जैसे जैसे यहाँ जी का मान अगर बढ़ेगा तो यह टी का मान घटेगा। चलिए, हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मानते हैं हम एल जो है पहले कितना है, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे जी का मान हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना?
1 मान लेते हैं, तो इस केस में जो है टी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम एल को फिक्स रखते हैं, ठीक? और यहाँ जी का मान हम 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 1 हो गया है, टी बराबर। तो देख रहे हैं जैसे-जैसे हम जी बढ़ाए हैं तो एल का मान क्या होगा? पहले 2 था और अब क्या हो गया? 1 हो गया, अर्थात यह रेसिप्रोकल है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एनालॉग और डिजिटल ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? बड़े-बड़े जो रिसर्च फॉर्म है वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और सर्विसेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज। सर्विसेज ने यहाँ पे सबसे ज्यादा पदक जीता हुआ है। वहीं बात करते हैं इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन का, तो इस बार इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था, जिसका शुभंकर का नाम था सावर, जो कि क्या है? एक एशियाई शेर था। इसका आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। सर्विसेज टीम ने 61 स्वर्ण पदक सहित टोटल 128 पदक जीते हैं। और बात करते हैं वहीं दूसरे और तीसरे स्थान का, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र जो 39 पदक के साथ रहे, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पे 38 पदकों के साथ रहा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन दिए गए भिलाई, बोकारो, भद्रावती और जमशेदपुर। ये बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दामोदर नदी पर अवस्थित है, दामोदर पे है। वहीं बात करते हैं हम भद्रावती का, तो ये भद्रा पर अवस्थित है, जबकि भिलाई जो है किसी भी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। भिलाई इस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है यूएसएसआर की मदद के तौर से किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4 लाख, 3 लाख, 6 लाख 40,000 और 2.5 लाख, यानी लगभग गांवों की संख्या जो है अगर 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? 6,60,40,000 है। वही बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस इन एनी स्टेट, तो वो है आपको यूपी। यूपी में जो है सर्वाधिक जो है गांवों की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, 14 प्रश्न पूछा गया है, किसी संधारित्र को यानी कैपेसिटर को यहाँ पे क्या किया गया है? विद्युत परिपथ में किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं वोल्टता को कम करने, वोल्टता को बढ़ाने में, विद्युत आवेश को संग्रहित करने में और विद्युत आवेश उत्पन्न करने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने में यहाँ पे संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से यानी विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में गौर से देखेंगे, यहाँ पे टैलेंट को देखिएगा, टैलेंट में क्या है? यहाँ पे ई है, जो कि ई का जिक्र जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं मोढेरा, नरमऊ, पंचौशी और जिचौली। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोढेरा। मोढेरा जो है गुजरात में अवस्थित है, जिसे अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा ये जो है भारत का पहला 24x7 माने सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, टालफोर्ड पार्सनन्स, हार्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट काम्टे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑगस्ट काम्टे। ये जो है प्रश्न जो है दर्शन शास्त्र से लिया गया है, क्योंकि ये जो है ना अभी जो है 4-5 प्रश्न आपको मिलेंगे, दर्शन शास्त्र हो गए, समाज शास्त्र हो गए, मनोविज्ञान हो गए, इनसे जो है प्रश्न जो है पूछा गया था। बिहार जो पुलिस सॉरी बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था, चाहे वो प्री था और मेंस था, दोनों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे प्रश्न जो आपको एनसीईआरटी से ही एकत्रित किए गए थे, जो कि प्रश्न वहां से ही पूछे गए थे जो एग्जामिनेशन हुए थे। तो इस प्रकार से अगर दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे अच्छे से देखें और याद कर लें। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा गया है, इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे जो है एक फ्रांस के समाज शास्त्री थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। इन्होंने इनमें बताया था कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से विकसित होते हैं। कौन कौन से चरण है वो? धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। तो यही 3 चरणों का वहां पे जिक्र किया गया था, जो कि प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है।
अब प्रश्न संख्या 18 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी, जबकि पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया, निम्न में से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ऑसरटेट का दिक्सूचक नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब यहाँ देखिए कॉर्कस्क्रू क्या है? एक बोतल ले लीजिए, ठीक है, पेप्सी का कोई बोतल ले लीजिए, यहाँ का उसका जो ढक्कन होता है उसको समझ, वो क्या है? कॉर्क है, और ये क्या है? स्क्रू है, यानी ऐसे 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 नाच रहा है ना। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑसरटेट का दिक्सूचक नियम, और ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यहाँ देखिए यह फिगर दिया हुआ है, इसमें दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो चारों अंगुलियां है इसको क्या कर लिया गया है? होल्ड कर लिया गया है, और यहाँ पे अंगूठा को ऊपर की ओर किया गया है। तो इस प्रकार से जो अंगूठा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? धारावाही चालक जो यहाँ पे हाथ में जो लिया गया, तो जो अंगूठा है ये किसको दिखाया गया? यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा को दिखाया गया, जबकि यहाँ पे जो फोल्ड किए हुए जो अंगुलियां है ये दिखाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी दिखाया क्या? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है, जबकि ये ऊपर की ओर जो जा रहा है वो धारा की दिशा को दिखाया गया है। वहीं तो इसी प्रकार से आप देखिए कि ये बोतल है, बोतल में यहाँ पे कॉर्क दिया गया है, तो जैसे जैसे आप इसको खोलते हैं या कसते हैं, टाइट करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे 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 घूम रहा है। तो जैसे जैसे घूम रहा है तो ये क्या हो दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, जबकि इसकी जो सीधी वाली जो लाइन दिखाएगी वो दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है नील, यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न है, नील जो है अफ्रीका है, तो वोल्गा का संबंध किससे है? तो यहाँ देखेंगे अफ्रीका क्या है, नील जो है सबसे बड़ी नदी है कहाँ की है? अफ्रीका की है। तो उसी प्रकार से वोल्गा जो है कहाँ की, कौन से महादेश का जो है ये सबसे बड़ी नदी है? तो ये किसका है? यूरोप का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। 21 की बात करते हैं, यहाँ पूछा गया किस देश के लेखक को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्विडा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, मलेशिया, श्रीलंका और म्यांमार। ये जो है श्रीलंका के एक लेखक है जिसका नाम है सिरना करुणा तिलका। तो सिरना करुणा तिलका ने अभी हाल ही में जो श्रीलंका में जो क्राइसिस हुए थे उसको लेकर एक इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो इन्हीं के लिए जो है इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया तकनीक के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, ठीक है, जैसे पहले की मानते हैं, पहले जो है बैलों से यहाँ पे दौनी होता था, उसके बाद क्या है? थ्रेसर आएगा, थ्रेसर से दौनी होने लगा। तो यहाँ पे तकनीक का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, उसके कारण उत्पन्न बेरोजगारी। मैं आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी में है श्रम की उत्पादकता का कम होना, ठीक है। अब जैसे कि पहले जो है श्रम की उत्पादकता, यानी कि मतलब जो लेबर पहले 5 दिनों में इतने कामों को कर रहा था, वही 5 लेबर अब क्या कर रहा है? कम कर रहा है। फिर वहाँ पे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना, और बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार रहना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? समझिए यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ये होता है छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी जो है सामान्यतः जो है अगर देखा जाए तो किसानों में जो है, भारतीय किसान में काफी ये ज्यादा देखने को मिलती है। अब सोचिए कि यहाँ पे कोई पटवन करना है, यहाँ पे पटवन में जो है पानी पटाने में केवल 2 ही व्यक्तियों का काम है, लेकिन घर पे कितने हैं? 5 आदमी है, और पांचों लोग चले गए कहाँ पे? पानी पटाने के लिए। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का ही काम था, लेकिन 3 व्यक्ति क्या है? वहाँ पे तो आइडल रहेंगे ना, उनका कोई काम ही नहीं है। अगर ये 3 व्यक्ति भी वहाँ जाएँगे तो वो काम जो है, मतलब अगर नहीं जाते फिर भी वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? छिपी हुई बेरोजगारी दिख रहा है। तो ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं, पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन शून्य है। अर्थात जो है 3 जो व्यक्ति एक्स्ट्रा गया है तो वो तो वो तो कर रहा है, लेकिन जो है जो सीमांत उत्पादन है, जो ग्रॉस है, उस पे तो जो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 व्यक्ति ही वो काम को कर सकता, तो 3 व्यक्ति जाने से क्या फायदा? पानी का पटवन में तो 2 ही व्यक्ति का काम था। तो अर्थात यदि उन्हें कार्य से बाहर भी कर दिया जाए तब भी कोई उत्पादन में कमी नहीं होगी। तो अतः ऐसी बेरोजगारी जो वास्तव में होती है परंतु वह दिखती नहीं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और भारतीय कृषि के क्षेत्र में यह बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और
तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब जैसे ही बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगी तो प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न जो है गुजरात का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। वहीं बात करते हैं भारत की कुल तटरेखा की लंबाई का, तो वो कितने हैं, 7516 जो है 0.6 किलोमीटर है। और वहीं बात करते हैं भारत की तटरेखा पे स्थित राज्यों की संख्या, तो वो जो है 9 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे 4 है। तो जो जो पॉइंट है उसे आप जो है कॉपी में लिखते जाए, क्योंकि ये काफी मदद आपको करने वाली है एग्जामिनेशन में। तो अब 24 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया है, आंख का वह कौन सा हिस्सा है जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आइरिस, ऑप्टिकल नर्व्स, विट्रस ह्यूमरस और रेटिना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स होता है, यही क्या होता है, केंद्रीय जो है मतलब वृत्तीय विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है। साथ ही साथ ये जो है परिधीय दृष्टि के लिए भी जिम्मेवार होता है। वहीं बात करते हैं रेटिना का, तो यह रेटिना क्या है, यहाँ पे है, तो ये हिस्सा क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यह प्रतिबिंब जो है इसका बनाता है। तो ये जो है प्रतिबिंब को जो है, यानी कहने का मतलब छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेवार कौन होता है, वो रेटिना होता है। वहीं बात करते हैं आइरिस का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको जो है आइरिस यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ आपको आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, ये जिम्मेवार होता है विनियमन या अनावरण को समायोजित करने के लिए जिम्मेवार होता है। वहीं बात करते हैं हम पुपिल्स की, पुपिल्स यहाँ पे क्या छोटा सा एक छिद्र होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे आने वाली जो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको क्या करता है, या समायोजित करता है, उसको जो है नियंत्रित करता है। जबकि वही बात करते हैं विट्रस ह्यूमरस का, तो विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, ये आंखों का सुरक्षित रखने में मदद करता है, और ये क्या करता है, साथ साथ इसको गोलाकार भी बनाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या पूरा ये फ्लूइड से भरा हुआ है, तरल पदार्थ बना होता है। तो यही क्या करता है, ये जो आंखों को जो है गोले बनाने में जो है मदद करता है, और साथ ही साथ इसे ये सुरक्षित रखता है। क्लियर है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 25 पूछा गया है। यहाँ पे सीरीज है 25, 80, 105। तो 205 के आगे कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। 25 गुने 3 जोड़ यहाँ पे 5, 25 या 75, 5 80 कर दिया। फिर उसी प्रकार से 25 गुने 4 जोड़ 5 किया, 100 जोड़ 5, 105 हो गया। उसी प्रकार से फिर 25 गुने 5 जोड़ 5, 125 प्लस 5 हो गया 130। अर्थात यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अर्थात 25 गुने 9 अजोर 5, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, अर्थात 230। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 230 इसका अगला। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए स्वच्छ गंगा के लिए मंजूरी किए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 1250, 1145, 1090 और 100 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1045। 1045 करोड़ के रुपयों की लागत से जो है यहाँ पे एक मिशन शुरुआत की गई, जिसमें जो 14 परियोजनाओं की स्वीकृति दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं शेरजुआ हत्याकांड, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, पर्ल हार्बर पर आक्रमण और सामी विरोधी नीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो है एक नौसेना अड्डा था अमेरिका का, जहां पे 7 तारीख को जो है, यहाँ पे 7 दिसंबर को जो है क्या किया था, 7 दिसंबर को जापान ने वहां पे हमला कर दिया हुआ था, और यहाँ पे जितने भी नौसैनिक अड्डे पे जितने भी हवाई जहाज थे, या यहाँ पे इसके जो शिप थे, उसको क्या कर दिया था, एकदम तहस नहस कर दिया गया था जापान द्वारा। इसी के जो है प्रतिकार में 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, और उसके बाद जो है भयंकर जो है तबाही मचा। चलिए, अब 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ऑप्शन दिए गए थारू, पहरिया, मुंडा और गद्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थारू। थारू समुदाय ये मानते हैं कि ये जो है दीपावली के आसपास में जो भी उनके मृतक, जो भी उनके परिजन जो है मरे हुए हैं, उन्हीं की याद में यहाँ पे ये लोग यहाँ पे दिवाली के ही दिन जो है शोक पर्व मनाते हैं। यह जाति सामान्यतः नैनीताल से लेकर गोरखपुर और तराई क्षेत्र में निवास करती है। अब प्रश्न यहाँ दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए ऊर्जा, शक्ति, बल और दाब। ये प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग है। देखिएगा, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर, यहाँ दो चीज होती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की जो दर होती है वो कहलाता है शक्ति। तो इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे, यानी किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता कहते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगा, उसका क्षमता होगा। इसलिए ऊर्जा का वही मात्रक है जो कि कार्य का होता है, अर्थात जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वो कितना होती है, 1 जूल होती है। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, 1 जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 1 जूल, आधा जूल, 1000 जूल, 100 जूल, तो कितना होते हैं, 1 जूल। ठीक है, तो फँसना नहीं है। जबकि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहाँ पे एक शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। अर्थात कोई एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, टी समय में डब्ल्यू कार्य, तो डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा इसका पृथ्वी क्या होता है, डब्ल्यू होता है। यह मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। इस प्रकार से अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पे ऊर्जा यानी कि शक्ति का, तो शक्ति क्या हो जाएगा, यानी 1 वाट उस एजेंट की शक्ति होती है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा का उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति कितना होगा, 1 वाट। अब प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पे पूछा गया 2 संख्या 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है? उनका एचसीएफ जो है 14 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ पे संख्या कितना है, 3:4 में, और इसका एचसीएफ क्या है, 14 है। तो ये संख्या जब भी होगा वह 14 के गुणज में होगा। तो 14 तिया 42, ये एक संख्या होगा, दूसरी संख्या 14 चौका 56 हो गया। तो प्रश्न में पूछा गया इस दोनों का जोड़, तो 6 दूनी 8 और 5 4 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98। अब प्रश्न क्या है, यहाँ पे 31 में आते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य ने अम्मा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। वैसे अगर बात करते हैं अम्मा कैंटीन का, तो अम्मा कैंटीन ऑलरेडी तमिलनाडु में यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पूछा गया अम्मा योजना हाल ही में, तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने अम्मा योजना की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा जो है गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं जो कि काम नहीं करती, वो घर में ही रहती हैं, तो उनके जो है बैंक खाते में सालाना जो 20,000 रुपए की सहायता राशि। यहाँ पे 32 नंबर में पूछा गया, यहाँ पे दरबारी कवि है और उसके राजा है। जैसे अमीर खुसरो का संबंध जो है क्या, अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, हरिश्चंद्र, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट और हर्षवर्धन। इसका इनमें से कौन से सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कालिदास। कालिदास क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यहाँ पे मौर्य है, मौर्य क्या है, यहाँ पे मौर्य वंश से संबंधित है, लेकिन जो कालिदास क्या थे वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहते थे, और नौ रत्न कहते थे। में जो है कालिदास के अलावा धन्वंतरी भी थे, अपनक भी थे, अमर सिंह है, शंकु है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 9 लोग जो है इस नौ रत्न में शामिल थे। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे 33 नंबर पूछा रहा है कि यानी इनमें से किस नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध देती है। ऑप्शन दिए गए है थार, परकर, साहिवाल, गंगतीरी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिवाल। साहिवाल की जो प्रजाति होती है ये जो मुख्यतः जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आधा, एक चौथाई, 4 गुना और 2 गुना। इसे आप ठीक से समझिएगा। एक वस्तु यहाँ है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा क्या है यहाँ पे क्या है, m2 है। अब इसके बीच का जो दूरी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है F बराबर जो इसके बीच में होगा, यानी F का जो मान होगा G m1 m2 बटा हो गया r स्क्वायर। मानते हैं यहाँ पे r का मान कितना है, 1 है, और G m1 m2 को यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए, तो अर्थात F बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ क्या किया गया है, इसकी दूरी को आधे कर दिया गया है, यानी पहले जो r था अब उसको क्या कर दिया, r/2 कर दिया गया है। तो अब इस प्रकार से जो है यहाँ Gm1 M2 को तो कांस्टेंट रखिए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ठीक है, r/2 कर दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर दे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1/1/4 हो गया, तो 4 ऊपर चल गया तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से जो नया जो F बनेगा, F1 बनेगा, कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट से समझिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/1 आर स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीधे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना।
अब आते हैं 35 नंबर में, यहाँ पूछा गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए आप लोग अभाज्य संख्या क्या होता है? तो एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, अर्थात या तो स्वयं का हो या नहीं तो 1, जैसे 5 है, 5 का अगर फैक्टर निकालेंगे या तो 1 आएगा नहीं तो 5 आएगा। उसी प्रकार से 7 का निकालेंगे, क्या आ जाएगा? या तो 1 आएगा नहीं तो 7 आएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होता है। वहीं भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या का क्या होता है? इसका जो है यानी एक और स्वयं के अलावे भी एक और जो है इसका कोई न कोई गुणज होगा, कोई न कोई इसे भाग देने वाला होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का 1 भी है, 2 भी है और एक खुद 4 से भी कटेगा। अर्थात यह क्या है आपको? ये जो है आपको भाज्य संख्या है। वहीं बात करते हैं 2 का, तो 2 क्या है आप बताएँगे लोग? 2 ही है, ये 2 जो है या तो 1 से कटेगा या नहीं तो 2 से कटेगा, यानी केवल इसका 2 ही जो है इसका गुणनखंड आएगा। तो इस प्रकार से 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वहीं बात करते हैं 1 का तो सिर्फ़ 1 ही है, तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं और स्वयं अथवा 1 के अलावे अन्य भी कोई जो है उसके गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या कहलाएँगे। क्लियर है? तो अब जो प्रश्न में पूछा गया था उसे आप समझिए। यहाँ दिया गया प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से? नहीं, होगा स्टार्ट होगा 2 से। तो पहला होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और बटा हो गया यहाँ पे 5 है। देखिए 3 दूँ 5, 5 10, 10 3 दूँ 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 जोड़े 11/5 बराबर हो जाएगा 28/5। तो 5 25 और 25 से 3 28, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आते हैं 36 में, यहाँ पूछा गया है हाल ही में फरवरी 2023 में झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए श्री गंगा प्रसाद, श्री एल.ए. गणेशन, प्रोफेसर गणेशी लाल और सीपी राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल बने हैं। वे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जबकि बात करते हैं हम पूर्व झारखंड के पूर्व राज्यपाल का, तो वहाँ पे कौन थे? रमेश बैस थे। तो रमेश बैस के स्थान पे सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त। अब यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ठीक है, हॉकिंस, सर थॉमस रो, लॉर्ड क्लाइव और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। हॉकिंस को जो है जो मुगल उस समय के जो ब्रिटेन थे जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में भारत की यात्रा पर भेजा हुआ था, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ था। तो हॉकिंग से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अब यहाँ प्रश्न है भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन दिए गए रामेश्वरम, नागरकोइल, फिर यहाँ पे कन्याकुमारी है और इंदिरा पॉइंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पे जो है यहाँ जो है तो कन्याकुमारी क्या है? यहाँ से एक यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है। तो तीनों साइड से जो यहाँ पे घिरा हुआ, तो एक साइड से बंगाल की खाड़ी, दूसरी साइड से अरब की खाड़ी और तीसरी साइड से हिंद महासागर से ये जो है घिरा हुआ है। इस प्रकार से ये जो है कहाँ पे भी देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी में, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में अवस्थित है। अब 49 प्रश्न में पूछा गया आनुवंशिक विकार क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिए गए हैं वाई, एक्स, एक्सएक्स और एक्सवाई। ये जो है ये सिंड्रोम जो होता है वो जैसे ही एक्स की एक अतिरिक्त जो प्रतिलिपि होती है, वैसे नॉर्मली कितने होते हैं? 23 जोड़ा जो है यहाँ पर क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 46 गो होता है। लेकिन जैसे ही अगर एक्स की इसमें आ जाता है तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 47 हो जाता है। जैसे ही 47 की उपस्थिति हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्लाइन-फिल्डर सिंड्रोम बोलते हैं। तो जैसे ही 47 जैसे एक्स एक्स वाई, ठीक है? यहाँ एक्स का जो एक एक्स्ट्रा प्रतिलिपि जो आ जाती है, इसके कारण जो है यह विकार उत्पन्न होता है। ऐसे विकार में जो है समग्र जो है मर्दाना विकास होता है, किंतु जो है मादा लक्षण भी व्यक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बांझ होते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, संख्या 57249 यानी 57,249 किस एकल अंक संख्या द्वारा विभाजित है? यहाँ पे दिया हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 3 और 9 की चर्चा किया गया। तो देखिए 3 और 9 की संख्या का जो है विभाज्यता क्या कहता है? सभी को जोड़ दीजिए। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे?
27 हो गया। अर्थात 27 जो क्या है 3 से विभाज्य है और साथ-साथ ये 9 से विभाज्य है। अर्थात जो है 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। वहीं यहाँ बात करते हैं 4 से, तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट या तो 0, 2 0 होना चाहिए या नहीं तो लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो 4 से विभाज्य होगा। तो 49 तो यहाँ पे 4 से विभाज्य है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और। अब 41 प्रश्न यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे यानी यानी कौन जो है 2022 के भौतिक नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है एलन एस्पेक्ट, मोर्टन मेंडल, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर। यहाँ पे एस्पेक्ट, क्लॉन्सर और जिलिंगर ये तीनों को जो है भौतिक में जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं बात करते हैं हम रसायन का, तो रसायन में 3 लोगों को मिला था। क्या नाम था उसका? एक था नाम तो बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। ये तीनों को जो है 2022 का रसायन रसायन जो है शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शेष यहाँ पे सब क्या है? भौतिकी के तो थे ही। चलिए, अब प्रश्न संख्या 42 से यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से वो कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन दिए गए लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर जो है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध युद्ध के समय जो वहाँ के तत्कालीन गवर्नर थे। तो यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर जो 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक चला था, उसमें ये दोनों के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था, टीपू ने जो है 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया था। परिणामतः कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए वेल्लूर और बेंगलोर पर अधिकार कर आक्रमण कर श्रीरंगपट्टनम पर जो है आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम और मराठों ने यहाँ पे अंग्रेजों को सहयोग दिया था। ये प्रश्न में ये भी पूछे जाएंगे कि जो श्रीरंगपट्टनम की जो है मतलब ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें हैदराबाद के निजाम और मराठों ने किसके सहयोग किया था? तो ये जो है दोनों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था और यह युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से यानी त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन दिए गंडक, कोशी, सोन और सतलज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। गंडक से जो है यहाँ पे इसमें पानी आता है। त्रिवेणी नहर की बात करते हैं तो जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया है, सखावत सखावत जो अवतरण जो है ब्रांचिंग डिसेंट है, इनकी जो प्रिंसिपल के जो है जनक कौन है? ऑप्शन दिए गए लैमार्क, थॉमस माल्थस और डार्विन और ह्यूगो डेविरेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने जो है ब्रांचिंग डिसेंट सिद्धांत का जन्म दिया था। ये क्या था? अब यहाँ पे प्रश्न ये जो है काफी बढ़िया एक प्रश्न है। ये ये क्या है? सखावत अवतरण क्या है? इसमें क्या हुआ? यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे क्या दिया गया? मार्सुपियन की एक प्रजाति दिया गया है और दूसरी जो है एक डार्विन का जो है फिंच की प्रजाति दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया में जो है ये पाए जाने वाली जो प्रजाति है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है अपने आप को जो है हर जगह से जो है आपको जो है डिफरेंट जो अपने आप को परिवर्तित किया हुआ है। तो ये जो है अपने आप को जो है एडेप्टेड किया हुआ था। वहीं बात करते हैं यहाँ पे डार्विन फिंच का, तो यहाँ देखेंगे इसका चोंच का, तो यहाँ चोंच इसका ऐसा है, फिर अगला में थोड़ा-सा शार्प हो गया, फिर अगला में इसका ऐसा चोंच है, यहाँ पे पूरा ही नुकीला हो गया, यहाँ पे तोते की तरह हो गया। तो ये प्रजाति एक ही है, लेकिन इसने क्या किया, जैसे-जैसे अपना जो है जो मतलब सिचुएशन हुआ या क्या बोलते हैं एडेप्टिव एडेप्टिव जो नेचर बोलते हैं, ये अपने आप को बदल दिया। जिस-जिस परिवेश में रहे उसके अनुसार से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया। तो इस प्रकार से इस सबको क्या कहते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाएगा डार्विन के जो है फिंच यानी कि जो ब्रांचिंग डिसेंट का उदाहरण कौन है? तो ब्रांचिंग डिसेंट के उदाहरण कौन-कौन है? डार्विन के फिंच और जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस जो है, ये जो है डार्विन डिसेंट के उदाहरण हैं। वहीं बात करते हैं डार्विन का यानी किसके विचार से ज़्यादा प्रभावित थे? ये जो नोट डाउन कर लीजिएगा। डार्विन जो है सबसे ज़्यादा थॉमस माल्थस के सिद्धांतों से काफ़ी ही प्रभावित थे। मतलब इसका जो है दूसरे तरीके से आप देखिएगा तो जो थॉमस माल्थस के जो है सिद्धांत से डार्विन पर जो ज़्यादा जो है प्रभावित थे, लेकिन वही जो प्रश्न में पूछा गया ब्रांचिंग डिसेंट के जनक है, तो वो कौन थे? डार्विन थे।
अब अगला प्रश्न है 45। दो पाइप है, यहाँ पे दिया गया है 36 मिनट और 54 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया जाता है तो आधा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी कितना है? 36 ले रहा है, दूसरा क्या है? 54 ले रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, रेशियो निकालें, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है आधा ही टंकी को भरना है, तो पूरा टंकी यहाँ पे कितना है? 108 का है, तो पहले तो इसको आधा कर लीजिए क्योंकि हमको आधा का ही काम है, तो यह कितना हुआ? 54 हो गया। अब इसको दोनों कर रहा है, तो दोनों कितना करेगा? 55 करेगा, 5 करेगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए 10 × 50 = 54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.4/। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन दिए गए हैं 35वां, 40वां, 43वां और 49वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43वां। 43वां सीधे ये वही बात करते हैं ये बौद्धिक संपदा सूचकांक का। तो इनका जो है प्रसारण यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान मिला। प्रश्न है यहाँ पे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन दिए गए गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु राम अमरदास और गुरु रामदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद दास। गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तालवंडी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने नानक पंथ चलाया था। अपने शिष्य लाहना को इन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो लाहना का ही जो है नाम क्या है जो आगे चल के गुरु अंगद के नाम से प्रचलित हुए और ये जो है सिख के दूसरे गुरु। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन दिए गए हरियाणा बिहार राजस्थान, हरियाणा पंजाब राजस्थान, पंजाब दिल्ली राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा पंजाब और राजस्थान। ये तीनों राज्यों का एक संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत जो है भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर दो बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में भी है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है डॉडट को कोशिका का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, यानी कि कोशिका का जो आत्मघाती थैली के रूप में किसे जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 50 है गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन दिए गए यूएसए, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। यूएसए के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो है गोल्डन रॉड। अगला प्रश्न है 51 में हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान के नाम पे रखा गया? ऑप्शन दिए गए ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया और ब्राजील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मरखम है। यहाँ पे एक सड़क का नाम जो है भारत के ही एक संगीतकार है जिसका नाम है ए आर रहमान के नाम पे रखा गया। प्रश्न संख्या 52 में आते हैं। यहाँ पूछा गया किस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे जिसके कारण उसे माइक्रोलीथ कहा जाता है? दिए गए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल के जो है खिलौने जो उपकरण थे वो अत्यंत छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलीथ कहा गया था। सर्वप्रथम सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज की। लघु पाषाण काल की जो उपकरण थी उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सीएल कार्लाइन ने की थी। तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते। प्रश्न संख्या 53 यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन दिए गए सहारा, गोबी, फिर है आटाकामा और कालाहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। वहीं बात करते हैं हम सहारा मरुस्थल का, तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में है। वहीं जो है गोबी जो है चाइना में है, जबकि आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 54 है अंजीर के पेड़ के अनेक जातियों और बर की परागकारी जातियों के बीच कौन सा संबंध? अब देखिए यहाँ अंजीर का पेड़ जो है अंजीर का पेड़ का बहुत सारा यहाँ पे जाति हो गया। फिर यहाँ पे बर, एक जो है जो बर मतलब एक क्या बोलते हैं जो परागकण जो एकत्रित करने वाली जो मधुमक्खियों का एक झुंड होता है जिसे आप बर कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? अंजीर के पेड़ और ये बर, ये दोनों जो जातियां हैं इनके बीच जो है कौन सा संबंध है? ऑप्शन दिए गए स्वभोजिता, सहोपकारिता, प्रतिजीविता और परजीविता। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये चारों टर्म क्या है। ये जो है बार बार जो है इकोसिस्टम से ये क्वेश्चन जो है इकोलॉजी में पूछे जाते हैं, सहभोजिता, सहोपकारिता और प्रतिजीविता, परजीविता। तो ये क्या है पहले ये समझते हैं। तो सहभोजिता क्या होता है? ये ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को
ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है, इसे क्या कहते हैं, स्वभोजिता कहते हैं। अब इसका उदाहरण के रूप में ये समझिए, अब एक बहुत बड़ा एक मछली है, व्हेल मछली है, तो व्हेल मछली के जो है पीठ पे जो है कुछ जो है यहाँ पे कोई और मछलियां भी जो है इसके नीचे जो है रहती है, ठीक है, या इसके ऊपर जो है क्या, यहाँ पे एक जो है बार्नेकल का एक प्रजाति होता है, तो बार्नेकल यहाँ पे है। तो जैसे मछलियां जो है, व्हेल मछली कुछ भी खाना खाती है तो उसका टूटा फूटा हिस्सा जो है यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ पे भी चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये सब जो बार्निकल है या छोटी छोटी जो मछलियां होती है, ये खाने जो टूटे फूटे होते हैं उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है छोटी मछलियां या बार्निकल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे व्हेल को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना ही लाभ और ना ही हानि होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्वभोजिता बोलते हैं। उसी प्रकार से आप गाँव में होंगे तो देखते होंगे, आम की एक शाखा है, उसपे आप देखेंगे कोई लत्ती-उत्ती रहता है ऊपर जाके, एपीफाइटा के रूप में जो है उसपे जो आर्किड उगा रहता है, तो आर्किड को क्या हुआ, वहाँ पे उगने के लिए उसको जगह मिल गया, लेकिन यह जो है यहाँ पे आर्किड वहाँ पे हुआ, उगने के लिए जगह हुआ, लेकिन यहाँ पे आम को ना ही वहाँ पे लाभ है और ना ही उससे हानि है। तो इस प्रकार से जो है ये कह सकते हैं दोनों क्या है, स्वभोजिता के उदाहरण है। वहीं बात करते हैं सोपकारिता का, तो सोपकारिता क्या होती है, इस पारस्परिक क्रिया में दोनों जातियों को परस्पर लाभ होता है। मानिए यहाँ पे एक भैंस है या कोई गाय है, ठीक है, इस पे जो है कुछ कीटाणु लगे हुए जिससे आंठेल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो कौवा होगा, जो भी होगा, मतलब चिड़िया कौवा, मैक्सिमम कौवा ही समझिए, ये आया क्या करेगा, इसका आंठेल को या खाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, भैंस को या बैल को या गाय को जो है आंठेल से तो मुक्ति मिल जाएगा, और साथ साथ जो यहाँ पे कौवा होगा उसको जो भोजन मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों को यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो ऐसे परिक्रिया को क्या बोलते हैं, कारिता बोलते हैं। तो इसी में जो है वो जो है हमारा प्रश्न में जो पूछा गया है वो भी इसी में आएगा। यहाँ पे क्या है, एक जो है कौन से अंजीर का पेड़ है, तो अंजीर का पेड़ जब फलता है तो यहाँ पे जो इसका पुष्प होता है, ठीक है, ये पुष्प हो गया, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे बर की जातियां हो, तो बर की जातियां क्या होगी, यहाँ पे आएगी और उसका जो नेक्टर को जो यहाँ पे चूसना जो है स्टार्ट, और जैसे-जैसे ये चूसेगी तो इसको यहाँ पे फ़ायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि अपना जो है ये अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, और इसके चूसने की प्रक्रिया से क्या होता है, इस पर जो अन्य जो कीटाणु होते हैं, वो जो है यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों को जो है इसमें फ़ायदा मिलता है। तो बर और ये जो अंजीर का पेड़ का जो संबंध होता है, वो क्या होता है, सोहोपकारिता के अनुसार। ये बात करते हैं प्रतिजीविता का, तो प्रतिजीविता में होता है कि दो जीवों, विशेषकर सूक्ष्म जीवों के बीच एक विरोधी संघ होता है जिसमें एक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अर्थात यहाँ पे दो जो है सूक्ष्म जीवी है, तो एक यहाँ पे क्या होगा, एक अगर अटैक करता है, दूसरा यहाँ पे क्या करेगा, एंटीबॉडी का काम करेगा। तो यहाँ इस प्रक्रिया में जीव द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज को जीव दूसरा जीव है। वही बात करते हैं परजीविता में, तो परजीविता में परजीवी और परभक्षण परभक्षी को ही केवल लाभ होता है। तो यहाँ पे सिंपल से समझिए, एक जो है भैंस है, भैंस को पकड़ लिया जोंक, तो यहाँ पे जोंक को क्या हो रहा है, पूरा खून मिल रहा है, लेकिन भैंस को तो यहाँ पे हानि हो रहा है। तो यहाँ पे जोंक क्या है, वो जो है परभक्षण परभक्षी है। तो इस प्रकार से जो परभक्षण परभक्षी है उसको ही केवल लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पे दूसरी जो जाति जो है यहाँ भैंस है उसको तो केवल हानि ही हो रहा है। तो परजीविता क्या होता है, उसमें जो परभक्षण होते हैं उनको जो है लाभ होता है, लेकिन जो उसमें जो है दूसरी जाति का जिससे जो खून चूसा जाता है उससे केवल हानि ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहपकारिता का हो गया आपको, ठीक है, चौवन का हो गया आपको बी नंबर। हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं 55 नंबर, यहाँ पे मोडी एक लिपि है जिसका प्रयोग किस राज्य के प्राथमिक भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ महाराष्ट्र मराठी, बिहार मैथिली, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र मराठी। भारत में महाराष्ट्र की जो है भाषा कौन सी है, मराठी है। तो मराठी लिखने के लिए 17वीं शताब्दी के दौरान जो है मोडी लिपि का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 56 है, देश के एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी हाल ही में दी गई। यह किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन दिए गए कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या यहाँ पे 57 है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन से प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे चार जो यहाँ जगह दिए गए हैं, कौन सा, एलिफेंटा है, नालंदा है, अजंता और खजुराहो है। इसमें से चारों स्थान में पूछा गया बौद्ध मंदिरों के लिए कौन यहाँ पे फेमस है, कौन यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी अजंता। अजंता जो है ये जो है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बात करते हैं हम एलिफेंटा की, तो एलिफेंटा जो है अपने मंदिरों के लिए फेमस है। वहीं बात करते हैं खजुराहो का, तो खजुराहो जो है शैव और जो है वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। वहीं बात करते हैं नालंदा के लिए, तो नालंदा क्या है, बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। 58 प्रश्न यहाँ पूछा गया है, किस देश को श्वेत हाथी का भूमि भी कहा जाता है? श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए जापान, ओसाका, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 59 है। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगा श्री पादप है? यानी जो है मोनो मोनोइशियस जो प्लांट जो है, इसमें उदाहरण कौन है, ये आपको पूछेगा है। ऑप्शन दिए गए नारियल, पपीता, खजूर और मालबेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले अब देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, मतलब कि उभयलिंगी उभयलिंगाश्रयी पादप कहते किसे है, उसे देखते हैं। यानी कुछ ऐसे पुष्पीय पादप होते हैं जो केवल, यानी जो मेल अकेला जो है पादप उभयलिंगाश्रयी होते हैं, यानी नर या मादा दोनों लिंगी इसमें हो सकते हैं। तो इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प जो पिस्टल होते हैं, जो मादा पुष्प क्या होते हैं, वह स्त्री केसर धारण करता है। तो उभयलिंगी पादप में कुछ उदाहरण है, जैसे कि यहाँ कुकुरबिट्टा है और नारियल का वृक्ष। जबकि हम बात करते हैं हम एक लिंगाश्री का, तो एक लिंगाश्री में कौन आ गया, पपीता और खजूर आ जाएगा। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है यहाँ पे, उभय लिंगाश्री। तो उभय लिंगाश्री में यहाँ देख रहे हैं, उभय लिंगाश्री में क्या हो जाएगा, कुकर बिट्टा हो जाएगा और नारियल हो जाएगा। जबकि पपीता और खजूर क्या है, एक का एक लिंगाश्री हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। चलिए अब प्रश्न क्या यहाँ पे 60 है, कांवर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं यूपी, बिहार, चंडीगढ़ और कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कांवर झील जो है बिहार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 61 है, वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदभार निम्नलिखित में से कौन संभाल रहे या रही है? ऑप्शन दिए गए स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, फिर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में भूपेंद्र यादव और अर्जुन मुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी। स्मृति जो है जुबिन ईरानी जो है लोकसभा के सदस्य है, वो वर्तमान में भारत की सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है। 62 की बात करते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन दिए गए चित्तरंजन दास और तिलक, गांधी और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल, और जो है ऑप्शन बी डी में दिया गया मोतीलाल नेहरू और तिलक। इसका क्या हुआ था, गठन जो हुआ था 1923 ईस्वी में किया गया था, सी आर दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने किया हुआ था। ठीक है, सी आर दास इसका अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू जो है इनके महासचिव थे। इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। पी आई एल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिएगा पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ये जो है कोर्ट में जो है PIL जो है खारिज किया जाता है, यानी कोई भी अगर केस है पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लगता है इसको ओपन किया जाए, तो यहाँ पे PLI फाइल किया जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है PLI के पूर्ण रूप के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, पूछा गया मनुष्य के अनन यानी जो फेसियल होता है उसमें जो है अस्थियों की संख्या कितनी होती है? फेसियल में कितनी होती है? ऑप्शन दिएगा 18, 16, 14 और 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। 14 जो है यहाँ पे फेसियल में होता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है, जो कक्षीय कंकाल होता है, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। जो कि ये जो है एक्सियल से लेकर स्केलेटन ही जो है हमारा क्या होता है, ये जो है मुख्य अक्ष पर जो है वितरित होता है। इसमें क्या होता है, स्कल है, मेरुदंड है, स्टर्नम है और पसलिया जो है जो एक्सियल जो है स्केलेटन का गठन करता है। अब करोटी जो है, करोटी कहने का मतलब जो है स्कल हो गया, तो स्कल में जो होता है दो समुच्चय होते हैं, एक होते हैं कार्नियल होते हैं और दूसरा कौन होता है, फेशियल होते हैं, जिसमें टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्रैनियल में जो कितने से हो गया हड्डी, 8 हो गए, जबकि फेशियल में कितने हो गए, 14 हो गए, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण बनाती है। वो कौन बनाती है, कपाल बनाती है। और जबकि फेशियल में जो होता है 24 जो हड्डियां जो होती है वो क्या कहते हैं, ये जो है मतलब जो है कंकाली अवयव जो है स्केलेटल एलिमेंट होते हैं, जो कि खोपड़ी के सामने वाले भाग में अवस्थित।
और प्रश्न संख्या यहाँ पे 64 पूछा गया है कि यहाँ पे यूनेस्को का स्थल दिया गया, उसका मिलान करना है। एलोरा है, सूर्य है, केवलादेव है, हम्पी है। तो यहाँ देखिए एलोरा, तो इसका का अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो पहले जो है सूर्य मंदिर, ठीक है, यहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर केवलादेव जहाँ पे राजस्थान हो गया, हम्पी यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटक हो गया, और एलोरा क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-1। ठीक है, तो 4-1-2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो अब देख सकते हैं एलोरा जो है गुफा कहाँ में है, महाराष्ट्र में है, जो कि इस स्थल को 1993 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, इसको जो है 1994 में डाला गया था। वहीं बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, जो राजस्थान में, उसे 1985 में डाला गया था, जबकि 1986 ईस्वी में हम्पी के जो है स्मारक जो कि कर्नाटका में है, उसको यूनेस्को में डाला गया। प्रश्न संख्या यहाँ पे 66 पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में प्राप्त हुआ। ऑप्शन दिए गए भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। कुश्ती में जो है सर्वाधिक पदक जो है मिले थे, टोटल कितने, 12 पदक इसमें मिले थे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 57 पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। ऑप्शन दिए गए गीतांजलि, आनंद मठ, सत्य प्रकाश और गीत रहस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन से एकदम जोड़ा जाता है। इस पुस्तक का कथानायक कौन थे, कथानायक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित। जो भी इसमें कथानायक जो थे, ये जो है ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पे जो है आधारित है। सन्यासी विद्रोह क्या, इसका जो है ड्यूरेशन माना जाता है 1763 से 1800 माना जाता है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम इसी ग्रंथ से संकलित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है इस उपन्यास को लिखा गया था। अब प्रश्न संख्या 68 है, यहाँ पूछा गया प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, पीएमओ द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद द्वारा। सांसद द्वारा ही जो है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। अब जो है ये जो है मंत्रिया सबको अपना जो है वेतन उतन और भत्ता उता बढ़ाने का रहेगा, तो सब जो है एक बार बैठ जाएगा और जो है अपना जो है वेतन जो है खुद बढ़ा लेता है, हैं? यहाँ पे जो है 3% या 4% दिए देने के लिए इन लोगों का नानी याद आता है। और जो अपना वेतन ये लोग खुदे बैठेगा और तय कर लेगा, हाँ हाथ उठा लो भाई कितना चाहिए हो, 25,000 बढ़ा दियो, ले बढ़ा दिलिए। तो ये लोग जो है अपना वेतन जो है खुदे जो है संसद में बैठ जाएगा और खुदे तय कर लेगा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। तो प्रश्न संख्या 69 यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित रोगों को उनके संक्रमण के कारकों से सुमेलित कीजिए। तो दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 में। ऑप्शन है यहाँ पे खसरा है, चेचक है, गंजापन है और कुष्ठ रोग है, और यहाँ पे सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे खसरा, खसरा का जो है संबंध किससे है, तो खसरा होता है मारबोली वायरस से होता है। जबकि हम चेचक की बात करते हैं तो चेचक किसका होता है, बैरियोला विषाणु से होता है। वही बात करते हैं हम गंजापन का, तो गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस से। वही कुष्ठ रोग की बात करते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, फिर क्या हो जाएगा 2 और 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन पर। तो यहाँ देख लीजिएगा कुछ और भी इसमें जो है संक्रमण जो है संक्रामक जो जोड़ा गया और उसके कारक क्या है वो भी दिया है। जैसे कालाजार, पायरिया को भी और मलेरिया को भी इसमें जोड़ा गया है, तो इसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 40, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए अमेजन, कांगो, नील और येल्लो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं बात करते हैं सबसे चौड़ी नदी की, तब वहां पे वो अमेजन। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। इसका मुख्य स्रोत जो है विक्टोरिया झील है और यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी दो सहायक नदियां है, वो कौन है, व्हाइट नाइल है और जबकि ब्लू नाइल। अब 71 में पूछा गया है, हाल ही में प्रकाशित पद्म पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं की सूची में कितनी महिलाएं शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 13, 19 और 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। 19 जो है महिलाओं को इस बार 2023 में जो है घोषणा किया गया था पद्म पुरस्कार, उनमें जो है 19 महिलाओं को जो है इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार में जो है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण हम उल्टा यानी नीचे के क्रम से बताया। तो ऐसा जो इसको मतलब इसमें टोटल जो 19 को मिला। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई।
यहाँ दिया गया है चौरा-चौरी हत्याकांड, फिर जो है कम्युनिवल जो है चार्ट हुआ था उसकी घोषणा यहाँ दिया गया है, गांधी-इरविन पैक्ट है और दांडी मार्च। तो इनमें जो है आपको सजाना है, इनमें मतलब सबसे अंत में क्या होगा? तो सब यहाँ देखिएगा चौरी-चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, दांडी यात्रा जो है 1930 में हुआ था, गांधी-इरविन 1931 में हुआ था, जबकि जो सांप्रदायिक जो अवार्ड हुआ था, जो कम्युनिवल जो है अवार्ड हुआ था, ये 1932 में हुआ था। तो सबसे बाद में यहाँ पूछा गया ना, सबसे अंत में, तो सबसे अंत में कौन हुआ था? जो है सांप्रदायिक निर्णय वाला। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका 73 नंबर प्रश्न में आते हैं, तो यहाँ पूछा गया है भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का संबंध सत्य कथन नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंधित जो इसमें कथन दिया गया है, इनमें कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1978 में जोड़ा गया था। चलिए, ये गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। भारत में सभी धर्म समान है, ये तो सही है। सभी धर्म को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 अनुच्छेद पे, ये भी सही है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है यहाँ पे क्या गया था 1978 में, 1978 में नहीं है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके अनुसार से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश के सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, अर्थात अपना राज्य अपने देश का कोई जो है धर्म नहीं है, वो क्या है, वो धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों का आदर करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, धर्मिक क्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर की पटरियों एवं मशीनों के दरारों को भरती है? अब धर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पे जो है रिएक्शन करेगी। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे दे लेते क्या है, Fe2O3। यहाँ पे क्या करेगी, यह अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है, और अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके यही जो प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मिट अभिक्रिया करता है, और यहाँ पे रेल की पटरियों के दरारों को ये भरती है। तो ये जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है क्या है, Fe बनाता है, और साथ साथ जो है Al2O3 और प्लस जो है हीट को यहाँ पे जनरेट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अल्युमिनियम। यहाँ पे धर्मिक विधि में अल्युमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है? अब अगला प्रश्न है, नो स्पिन किस खिलाड़ी की आत्मकथा? ऑप्शन पूछा गया है, अनिल कुंबले, मुरलीधरन, शाहिद अफरीदी और सेनवान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनवान। सेनवान का निधन हो चुका है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो महान स्पिनर, ये जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, इनका नाम क्या है, नो स्पिन। अब प्रश्न संख्या 76 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए 12 दिसंबर, 11 मई, 18 नवंबर और 11 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 2022 में जो बनाया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसका थीम था आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। तो ये जो इसका थीम था पिछले 2022। 77 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दिए गए हैं हेमंत जोशी, लाला लाजपत राय, S.A. डांगे और JB कृपलानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला राजपत। लाला लाजपत राय जो है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। इसकी स्थापना जो है एम एन जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में मुंबई में किया गया था, और इसकी स्थापना का कारण वर्ष जो है 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय में श्रमिक संगठनों को आपस में संगठित करने के लिए देखा गया कि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 1920 में भारत में भी एक श्रम संगठन बनाया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष तो हम बता ही चुके, लाला लाजपत राय थे, जबकि इनके पहले उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा बैप्टिस्टा और तथा महामंत्री जो दीवान चमनलाल बजाज। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया, उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत पहचान, यहाँ जो गलत कथन है उसको पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, अब ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को, यानी भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन अपने पद पे रहते हुए। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है और यहाँ पे सी नंबर ही यहाँ पे आपको गलत हो गया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे केवल जो है विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब जो है 69 नंबर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन दिए गए प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और इरिट्रियम। ये इरिट्रियम जो होता है ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटीनियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम, ये तीन जो है समस्थानिक जो है हाइड्रोजन को होते हैं, इरिट्रियम जो है यहाँ पे। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा खेल शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए सेल्टिंग, जिगर, ब्रेक पॉट और जो है बेसमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसमैन। बेसमैन का संबंध जो है बिलियर्ड से नहीं है। यहाँ पे क्या है, बेसमैन शब्द कहाँ पे है? वॉलीबॉल से संबंधित है, जबकि बिलियर्ड से संबंधित खेल में जो है जैसे क्यूब है, इन आउट है, इन ऑफ है, बेल्चिंग है, हैजर्ड है, जिगर है, ब्रेक फॉट, इन लॉक, तो इनमें से ये है। अब जो है 81 नंबर प्रश्न पूछा गया, अक्टूबर 2022 में भारत ने टाइगर ट्रम्प सैन्याभ्यास का दूसरा संस्करण किस देश के साथ यहाँ पे संपन्न किया? ऑप्शन दिया गया अमेरिका, जापान, बांग्लादेश और सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है टाइगर जो है ट्रम्प जो है, ये जो है संयुक्त सैन्याभ्यास का जो है सेकेंड पार्ट जो हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच में ये जो है मनाया हुआ था, जो कि कहाँ पे होता है? विशाखापट्टनम में नौसेना का ये युद्धाभ्यास। 82 क्वेश्चन पूछा गया, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ये है राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजा राज प्रथम और राजा राज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी जो है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने जो है अपनी जो है चोल सेना की प्रथम जो है जल सेना की प्रारंभ की थी, और माना जाता है कि चोल जो है वो जल सेना में जो है इनका जो है काफी ही ज्यादा ही डेवलप्ड किए हुए थे चोल। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 83 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की 3 श्रेणियों को समाप्त कर उसके स्थान पे 2 श्रेणियां यानी राज्य और संघ शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिए गए छठा संविधान संशोधन, सातवां, आठवां और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवां। सातवां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसके अनुसार से जो है पहले जो है संविधान में 3 श्रेणियां थी, उसके स्थान पे अब क्या हो जाएगा? एक तो राज्य और दूसरा हो जाएगा केंद्र यानी संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 84 है, प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य साम्राज्यों में उपचयन रोकने के लिए किस प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए कार्बन, बेंजोइक, प्रति हाइड्रोजनीकरण और प्रति ऑक्सीकारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति ऑक्सीकारक। प्रति जो ऑक्सीडेंट जो है यहाँ पे मिलाया जाता है इनके खराब होने के लिए। जो भी तैलीय पदार्थ होंगे ना वो जो है ज्यादातर जैसे ही वो जो है हवा के संपर्क में आएंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो क्या होते हैं? बासी होने लगते हैं, उनका गंध जो है हो जाता है। तो इसी प्रकार से मतलब जो है बचाने के लिए इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है मिलाया जाता है, ताकि इन्हें बासी होने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं चिप्स बनाने वाली जो थैली होती है उसमें क्या मिला जाता है? ऑक्सीजन को हटाकर उसमें जो है एंटी ऑक्सीडाइड मतलब कि नाइट्रोजन, यानी वहां पे जिस चिप्स की थैली में जो ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जो कि कम सक्रिय गैस होता है, ताकि जो है चिप्स का उपचयन न हो। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ग्रेमी पुरस्कार किससे है? म्यूजिक से तो है ही। तो आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पे, साहित्य जो 1960 में, फिल्म 1958, संगीत जो 1958, पत्रकारिता 1929। ये जो है यानी ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत से संबंधित है, और जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 81 प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिए गए नितिन गुप्ता, दिनेश कुमार खारा, एम.आर. कुमार और सुचिंद्र मिश्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.आर. कुमार। एम.आर. कुमार जो है एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में किया गया था और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 87 है, वांचू समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिएगा केंद्र राज्य संबंध, प्रत्यक्ष कर, मौद्रिक प्रणाली और औद्योगिक लाइसेंसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर। वांचू समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर। इसमें कुछ और भी ये है, जैसे कि यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध जो है राजमन्नार समिति है, प्रत्यक्ष कर, वांचू समिति है, मौद्रिक प्रणाली चक्रवर्ती समिति है और औद्योगिक लाइसेंसिंग क्या है? दत्त समिति। अब प्रश्न संख्या बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया 88, वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी वित्त आयोग में तो एक तो अध्यक्ष होते ही हैं, और साथ साथ कुल कितने और सदस्य होते हैं? ऑप्शन दिए गए 3 अन्य सदस्य, 4 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अन्य।
89 में पूछा गया वापसीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया ऊर्ध्वपातन, निष्पातन, आशवन और क्रिस्टलीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशवन। आशवन जो होता है ना, ये जो है, अब क्या होता है कि यहाँ ऊर्ध्वपातन तो समझ ही रहे हैं, उत्पादन में क्या होता है, एक जो ठोस जो है बिना द्रव में बदले हुए गैस में परिवर्तन होना, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कि कपूर है, कपूर को जैसे ही जलाते हैं तो वहाँ पे क्या कहता है, वो जो है लिक्विड में नहीं बदलता और डायरेक्ट ही जो गैसीय अवस्था में जाता है, तो ऊर्ध्वपातन जो है वो हो गया। तो ये जो आशवन जो होता है, डिस्टिलेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की जो है संयुक्त जो है प्रक्रिया होती है, जिसे क्या बोलते हैं, आशवन। 90 में पूछा गया पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इसके पास ऑप्शन दिए गए हैं 12 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 15 दिसंबर और 4 दिसंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है पुलिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन उस 10 पुलिस को समर्पित है जो कि 1959 में भारत चीन सीमा पर शहीद हो। 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया सितंबर 2022 में भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दिए गए हैं यूएई, मेडागास्कर, फ्रांस और कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। मेडागास्कर, भारत ने मेडागास्कर के साथ राजनयिक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे एक समझौता किया है। अब वही बात करते हैं मेडागास्कर की राजधानी का, तो उसका राजधानी का नाम है अंतानानरियो। 92 प्रश्न में पूछा गया किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन दिए मैकाले, वुड घोषणा, चार्टर अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड घोषणा। वुड घोषणा को जो है भारतीय मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान उसमें कौन थे? सर चार्ल्स वुड्स ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई थी, जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के नियामक पद्धति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या यहाँ पे 93 है। पूछा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा में सदस्यों में अधिक से अधिक जो है 250 संख्या हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो है 30 वर्ष की सीमा है। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं बिहार में राज्यसभा की टोटल जो है 40 सीट है और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थे। अब यहाँ देखिए इसमें जो है 1, 2 और 4 ये क्या है, तीनों यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है बिहार में जो है राज्यसभा की बात करते हैं, बिहार में राज्यसभा सीटों की बात करते हैं, तो वो कितनी है, 16 है। जबकि बिहार में लोकसभा की संख्या जो है, सीटों की संख्या वो 40 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, गलत है। बाकी यहाँ पे जो भी है कि राज्यसभा का अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है सदस्यों की संख्या। वहीं जो है राज्यसभा में न्यूनतम जो है आयु सीमा 30 होनी चाहिए, ये भी सही है। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की सीट केवल 16 है, जबकि यहाँ पे अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा यहाँ पे चल। अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 94 पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, न्यूट्रलाइजेशन और एसिडिफिकेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अम्ल और क्षारों के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं हम क्या, निष्प्रभावन यानी न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक जो है कि अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ही दोनों अभिक्रिया करेगा तो एक बनता है लवण बनता है और दूसरा यहाँ पे जल बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 95 प्रश्न पूछा गया है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ में। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली पर। यह स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया। प्रश्न संख्या 96 है गंगा नदी डॉल्फिन के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की? ठीक? गंगा नदी जो है डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन के लिए जो है यहाँ पे किस में से भारत की प्रथम वेधशाला जो है स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन है यहाँ पे लखनऊ, पटना, प्रयागराज और भागलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। भागलपुर जो है ये बिहार में ही है, तो यानी भागलपुर बिहार में, यानी गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला तथा पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की। इस प्रकार से भागलपुर और पटना दो जगह, भागलपुर में बनेगा प्रथम वेधशाला बनेगा डॉल्फिन के लिए, जबकि पटना में बनेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बनेगा। अब यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है?
ऑप्शन दिया जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। गृहस्थ को ही धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ प्रश्न संख्या 98 पे। यहाँ पे पूछा गया है कि राजमन्नार समिति के सदस्य कौन थे। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, मुदलियार, पीसी चंद्रा रेड्डी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि लक्ष्मण स्वामी मुलदियार और जो है पीसी चंद्रा रेड्डी, ये दोनों जो है राजमन्नार समिति के सदस्य थे। 99 प्रश्न में पूछा गया कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अंडा का कवच क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, यहाँ पे एक गैस का जो है उत्पादन करता है। तो यह जो है जो कि दूध यानी चूने की पानी को दूधिया कर देता है। तो इस प्रकार के विलयन में क्या होगा, यानी कि यहाँ CO2 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कोई, यानी एक बार और प्रश्न को समझते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जो कि एक गैस बनाता है, जो कि चूने की पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्रकार का जो हमें गैस जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार के विलयन में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए NaCl, HCl, LiCl और KCl। अब यहाँ पे जो है HCl जो है, HCl की अभिक्रिया जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और HO2। यही जो CO2 जो होता है वो क्या कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हम लेके चलते हैं क्या है, HCl। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका। अब यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पूछा गया, अल्फ्रेड बीनो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए संवेग, प्रेरणा, बुद्धि और शिक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुद्धि। अल्फ्रेड बीनो का संबंध है बुद्धि से।